हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और पिछले वीडियो में आपको एक छोटा सा प्रोग्राम, एक शॉर्टेस्ट प्रोग्राम मैंने लिख के उसको कंपाइल करके बताया था मैंने आपको। तो मकसद उसमें ये था, उसमें हमने किया कुछ भी नहीं था। कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी थी कि जो कि हमें नज़र आए कि हमने क्या किया था। लेकिन उसमें मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा और उसको सेव कैसे किया जाएगा, उसको कहाँ सेव किया जाएगा, कंपाइल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा इन्वायरमेंट आपको बताया था मैंने जावा के हवाले से कि ये सारा काम होगा कैसे। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो अब उससे आगे चलते हैं, हम उसी प्रोग्राम को खोलेंगे जो हमने बिन के फ़ोल्डर में सेव किया था xyz.java के नाम से। यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि इसमें पहले तो मैंने सिंपल क्लास कीवर्ड लिख के और एक फ़ाइल का नाम लिखा था, और उसके बाद फिर आपको बताया था कि वो नाम जो है हम किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं उसका। लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि जब हम उसके साथ पब्लिक का कीवर्ड लगाते हैं तो हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। और रिस्ट्रिक्शन क्या होती है ये आपको याद होगा कि जो अंदर फाइल का नाम मेंशन किया हमने क्लास के अंदर, यानी हमारी कोडिंग के अंदर, वही नाम हमारा बाहर भी होना चाहिए। तो हमने बजाय इसके कि बाहर का मैकेनिज़्म चेंज करें, हमने अंदर का नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, वो जस्ट आपको एक सिखाने के लिए, एक उसकी लेआउट समझाने के लिए, उसका जिसको कहेंगे कि प्रोसीजर समझाने के लिए मैंने ये सारा काम किया था। तो आज हम उसी फाइल को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इसी के अंदर हम पहले तो ये देखेंगे कि ये जो 3 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बल्कि 4 चीज़ें, ये हैं क्या। सबसे पहले तो इसमें हमने लगाया है पब्लिक कीवर्ड। पब्लिक कीवर्ड क्या करता है, किसी भी फाइल की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर अप्लाई होता है कि उस फाइल को कहाँ से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किस तरीके से उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। तो वो एक्सेस की, यानी कि एक्सेसिबिलिटी की मॉडिफिकेशन के लिए ये कीवर्ड यूज़ होता है। तो इसकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक कीवर्ड था क्लास। तो ये क्लास क्या था, बेसिकली क्लास होती है कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या है ये भी हम बाद में बताएंगे, थोड़ा सा आगे चल के जब आप समझने लग जाएंगे कि कैटेगरी होती क्या चीज़ है। उसके बाद हमने एक नाम दिया था एक फ़ाइल का, वो जो नाम है वो हमारा यूज़र डिफाइन नाम था, उसमें हम कोई भी नाम रख सकते हैं उस फाइल का। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, इसके पीछे की भी एक कहानी है। ये क्लास की एक बॉडी है। तो अब इसका जो ओरिजिनल शक्ल है उसके अंदर हम इसको लेके आ जाते हैं, हम इसको नीचे लेके आते हैं। आप दोनों कर्ली ब्रैकेट को एंटर मार के नीचे लेके आएँ और उसके बाद जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है उसको भी एंटर मार के नीचे ले आए। तो ये हमारा प्रोग्राम 3 लाइंस के अंदर हो जाएगा, राइट। पहली लाइन के अंदर हमने क्लास का नाम डिफाइन किया हुआ है, दूसरी लाइन के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और तीसरी लाइन के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है। तो ये जो ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये हमारी क्लास की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, जो भी हमें प्रोग्राम लिखना होगा वो हम लिखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो। ये आपने अभी देख लिया, लास्ट वीडियो में आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और मकसद उस वक्त कोडिंग सिखाना नहीं था, मकसद उस वक्त इन्वायरमेंट सिखाना था, राइट। तो इन्वायरमेंट आपने सीखा कि किस तरीके से हम फाइल को बनाते हैं, सेव करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं। अभी एग्जीक्यूशन हमने की नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे नज़र आए, बल्कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये हमें एरर भी दे देगा। तो अब ये एरर की मैंने टाइम यूज़ किया है, तो ये आपको बता दूं कि जावा की कोडिंग के अंदर 2 किस्म के एरर आते हैं। एक एरर होते हैं कंपाइलेशन के, यानी यहाँ पे मैं जो क्लास कीवर्ड लिखा है मैंने डबल एस डाला है, ये सिंगल एस डालूँगा तो ये कोई प्री डिफाइन वर्ड नहीं होगा, ये पहले से डिफ़ाइन नहीं है। लेकिन डबल एस के साथ जो क्लास लिखा हुआ है वो पहले से डिफ़ाइन है। जावा उसको समझता है कि ये उसी का अपना
एक कीवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से पब्लिक है, पब्लिक के आप देखें ये दोनों चीज़ें। और इसमें एक सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता क्या है कि जहाँ पे स्मॉल लेटर की बात है तो वहाँ पे स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे, जहाँ पे कैपिटल की बात है तो कैपिटल लिखे जाएंगे, जहाँ पे इनिट कैप है तो इनिट कैप होगा यानी पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, ठीक है। जहाँ पे दो वर्डिंग में है तो बीच का अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, शुरू का स्मॉल होगा। ये उसके कुछ रूल्स हैं। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपके सामने ये बात आती जाएगी। तो ये इस कोड के हवाले से बात थी और इसके एनवायरनमेंट के हवाले से जो बात थी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। अब एक बात जो मैंने अपनी पहली वीडियो जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बात करी थी, तो वहाँ पे एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि लैंग्वेजेस के जो लेवल्स होते हैं वो 3 होते हैं और ये मैं प्रूव करूँगा। तो अब वक्त आ गया है उसको प्रूव करने का। तो उस वक्त आप देखेंगे वहाँ पे मैंने जब जनरेशन्स ऑफ लैंग्वेजेस की बात करी थी तो मैंने आपको वहाँ पे सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस के बारे में बताया था, जो कि ये फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल और सी लैंग्वेज थी। तो ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये आज उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी खलबली मचानी भी ज़रूरी होती है। तो आज उसको मैं उस कहानी को क्लोज़ कर रहा हूँ। ये जो 4 लैंग्वेजेस हैं ये मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। मिडिल लेवल का मतलब क्या है कि ये एट अ टाइम हाई लेवल के ऊपर भी काम कर रही होती हैं और लो लेवल के ऊपर भी जाके ये काम कर सकती हैं। इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये लो लेवल पे जाके भी काम कर सके, यानी कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकती है। ये किसमें, उसके बाइनरी कोड या जो भी मशीन कोड है असेंबली का है, तो वहाँ पे भी जा सकती है ये। तो वो उसका एक अलग कहानी है। वो जब कभी हम इनमें से कोई, जैसे इसमें सी चल रही है तो कभी सी का ट्यूटोरियल बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे कि हम किस तरीके से बैक स्टेज जा सकते हैं लैंग्वेजेस के, ठीक है। तो अभी इस वक्त हम जो है वो ये छोटी सी एक बात जो है वो मुझे ऐड करनी थी इसके अंदर, तो क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें उलझन हो चुकी होगी, काफ़ी परेशान हो चुके होंगे, तो ये बात मुझे अभी क्लियर करनी ज़रूरी थी। तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम हमारा जो हमने बनाया था ये एक ही लाइन में बनाया था, लेकिन अब इसको हमने 3 लाइन्स में कर दिया। तो ये इसका एक इसकी ब्यूटी है इस प्रोग्राम की। अगर हमने एक ही लाइन में किया था तो वो चीज़ अकॉर्डिंग टू रूल नहीं थी, यानी अकॉर्डिंग टू रूल भी नहीं कहेंगे इसको, यानी उसका जो तरीक़ाकार है उसकी कोडिंग करने का, उस तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ थी वो चीज़ कि हमने एक ही लाइन में सारा कुछ कर दिया। एक लाइन में नहीं होता, ये कई लाइनों में हमारे प्रोग्राम्स हम लिखेंगे। तो उसमें यहाँ पे एक मुकम्मल शक्ल, अभी तक तो मैंने इसमें कोई चेंजेस की नहीं है, यानी सिवाय इसके कि मैं कर्ली ब्रैकेट्स को नीचे ले आया, उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रोग्राम में एक बॉन्डेज है कि ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे ये एग्जीक्यूट भी होगा और कोई जॉब भी परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हमें इसकी कोडिंग में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में एक लाइन का गैप डाल दें, ठीक है। तो ये हम क्लास की बॉडी के अंदर उतर चुके हैं। यहाँ पे हम अपना एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाएंगे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पे इस वक्त तो मैं एक छोटा सा बेसिक जो होता है प्रोग्राम, सिंपल बिल्कुल, वो यहाँ पे आज लिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड मेंशन करना है दोबारा से पब्लिक, और ये सारा स्मॉल में होगा। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, जहाँ कैपिटल आएगा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कैपिटल है, बाकी सब चीज़ों को स्मॉल में ही लिखना है। पब्लिक के बाद एक स्पेस दें, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे स्टैटिक, STATIC, ये भी स्मॉल में होगा। उसके बाद स्पेस देने के बाद आप लिखेंगे वॉइड, VOID, ये भी स्मॉल में होगा। वॉइड के बाद आप एक राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो सॉरी पहले आप लिखेंगे मेन, ये भी स्मॉल में होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन की स्पेलिंग MAIN, देख लिया आपने।
उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, लेकिन कैपिटल एस के साथ। इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ इस जगह पे एक कैपिटल लेटर आएगा, और आगे चल के एक और जगह पे भी आएगा जब इस प्रोग्राम को हम कंप्लीट करेंगे। तो कैपिटल एस के साथ आप स्ट्रिंग लिखेंगे STRING, और एक स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे एक कोई भी नाम देंगे जो अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे नाम देंगे जो कि समझ लें कि जावा की एक रीत है। हम लिखेंगे यहाँ पे ARGS, और उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट जो हमने ओपन किया था उसको क्लोज करेंगे, और एंटर मार के आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो हमने एक लाइन लिखी है, इसमें जो ये असल में एक मेथड है, ठीक है। और ये मेथड हमें प्री डिफाइन मिल रहा है, कहीं और से आया, जावा के इन्वायरमेंट से आया। ये इन्वायरमेंट की बात मैं बाद में करूँगा। फ़िलहाल आप ये इतना जहन में रखें कि ये हमें पहले से बना हुआ एक मेथड मिल रहा है, और ये जो पूरी लाइन हमने लिखी है इसको बोलते हैं मेथड के सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सिग्नेचर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे साइन होता है, पूरा पूरा उसी तरीके से कॉपी किया जाता है। इसी तरीके से ये मेथड के सिग्नेचर हैं। ये सारे कीवर्ड्स इसके अंदर मेंशन करेंगे तो ये मेथड हमें कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर हम अपना कोई भी काम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी बॉडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और बॉडी स्टार्ट कैसे होती है? जैसे क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई थी कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट के बाद एंटर मार के आप नीचे आए नई लाइन के ऊपर, और यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल एस के साथ सिस्टम डॉट, सिस्टम की स्पेलिंग SYSTEM डॉट, उसके बाद आप स्मॉल में लिखेंगे आउट, OUT आउट। उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, खाली प्रिंट लिखेंगे PRINT। प्रिंट के बाद आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट के बाद आप लगाएंगे डबल कोटेशन, और यहाँ पे आप लिखें वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पहला प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे जो है अपना एक प्रॉपर मैसेज लिखेंगे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, और डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे। कोटेशन का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, कोटेशन ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जावा में जब कोई एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसका रूल है कि उसके बाद सेमीकोलन लगाया जाता है। तो ये एक लाइन की हमने इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, और उसके बाद एंटर मार के नीचे आएँ, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो आप अगर इसको दोबारा इस प्रोग्राम को ज़रा गौर से देखेंगे तो इसमें दो जगह पे कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं और दो जगह पे क्लोज हो रहे हैं। तो एक फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट जो था वो लास्ट में क्लोज हो रहा है, और उसी के बीच में हमने कोड लिखा है, ठीक है। उस कोड में हमने एक मेथड को कॉल किया जो प्री डिफाइन था, जो हमें पहले से मिल गया है। कहाँ से मिला, कैसे आया, इसके बारे में हम जैसे जैसे वक्त आएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रिंट का हमने मेथड कॉल किया, ये भी प्री डिफाइन था, उसका भी पूरा सिग्नेचर हमें लिखना पड़ा। यहाँ पे system.out.println प्रिंट, सॉरी अभी एलन नहीं लगा रहे। तो प्रिंट में हमने क्या किया, यहाँ पे डबल कोटेशन में अपना एक मैसेज प्रिंट करवाया। जैसे प्रिंट लिखा हुआ तो प्रिंट होगा ये, ठीक है। अब दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ सेव करने का तरीका, और इस फाइल को हम सेव करेंगे कहाँ पे, क्योंकि ये फ़ाइल हमारी ऑलरेडी सेव है बिन के फोल्डर में। तो यहाँ पे ये कोई वो चेंजेस इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी, बस आप सेव करते हैं इसको तो वो उसी फाइल में ये एडिट हो चुका होगा, ठीक है। ये अपग्रेड हो गया हमारा प्रोग्राम, ऑटो अपग्रेड हो गया। जो भी इस टेक्स्ट के अंदर हमने चेंजेस की थी वो चेंजेस जो है वो अभी हमारे सामने मौजूद है, और ये इस फाइल के अंदर सेव हो गई हैं। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा दूसरा स्टेप था कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना। कमांड प्रॉम्प्ट को जब हम खोलेंगे तो इस वक्त पॉइंटर हमारा सी ड्राइव के ऊपर है किसी फाइल के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे लिखना है हमें कमांड। मैंने आपको बताया था कमांड प्रॉम्प्ट ना सुनती है ना बोलती है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ जानती है, बस जो हम इसको कहेंगे, जो कमांड देंगे वो करेगी।
तो यहाँ पे हमने स्विच करनी है अपनी ड्राइव, क्योंकि हमने अपना JDK का जो फोल्डर है वो हमने कहाँ रखा हुआ है, डी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी और कॉलन। कॉलन क्या होता है, ऊपर डॉट नीचे डॉट डबल डॉट होते हैं, तो ये कॉलन कहलाता है। डी कॉलन लिखेंगे तो हम स्विच कर जाएंगे हमारी ड्राइव के अंदर जो कि है डी, और यहाँ पे हमारा JDK 1.3 का एक फ़ोल्डर मौजूद है। उस फोल्डर के अंदर उतरने के लिए हमारे पास एक और कमांड है जो है CD। CD का मतलब क्या बताया था मैंने, चेंज डायरेक्टरी। तो CD के बाद हम स्पेस देके और अपने उस फोल्डर का नाम लिखेंगे CD JDK 1.3। तो हम इस फोल्डर के अंदर उतर गए। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, क्या है, बिन का फोल्डर है। तो हम दोबारा से CD लिखेंगे, फिर हम चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं, अब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी में उतर रहे हैं। तो हम बिन के फोल्डर में उतरने के लिए CD और स्पेस देके लिखेंगे बिन, BIN बिन। उस फोल्डर का नाम बिन है। तो हम इस वक्त अपने बिन के फोल्डर में आ गए। यहाँ पे पहले तो मैं एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए यहाँ पे इसकी डायरेक्टरीज़ को चेक करूँगा। यहाँ पे कमांड लिखेंगे dir और एंटर कर देंगे, तो इस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हमारी एक बनाई हुई फ़ाइल मौजूद है xyz.java, और एक और फाइल मौजूद है जो हमने लास्ट वीडियो में कंपाइल की थी, वो भी यही थी xyz.class, और एक फ़ाइल जो हमने पब्लिक से पहले की थी वो भी इसी में मौजूद है, वो अभी मैंने ख़त्म नहीं की है। ठीक है, तो वो क्या थी, abc.class। तो मैंने बताया था आपको कि पब्लिक का कीवर्ड लगाने के बाद रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि हमें जो है उसी नाम से अंदर भी मेंशन करना है जो हमने बाहर मेंशन किया था फाइल को सेव करते वक्त। ये रिस्ट्रिक्शन है। इस चीज़ को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जहन में आ जाए ये बात कि अगर अंदर फाइल का नाम कुछ और हुआ और बाहर कुछ और हुआ तो ये एरर दे देगा कंपाइलेशन के वक्त। कहाँ, कंपाइलेशन के वक्त। अब हमें कंपाइलर चाहिए, और कंपाइलर का क्या नाम बताया था मैंने, जावा सी, जो इसके अंदर मौजूद है, आपको नज़र भी आ रहा होगा जब आपने dir किया था। तो हम लिखेंगे, कीवर्ड है ये जावा सी, JAVAC, और उसके बाद एक स्पेस देके और अपनी उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो हमारे फाइल का नाम वही था xyz.java। तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल करेंगे। तो हमारी ये फ़ाइल कंपाइल हो गई है और आज ये फ़ाइल हमारी एग्जीक्यूटेबल है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। उसके लिए उसी बिन के फोल्डर में एक और फाइल थी, मैंने कहा था कि हमारा काम इन दो फाइलों से पड़ेगा, इन दो सॉफ्टवेयर से बेसिकली। तो उसमें एक तो जावा सी थी, दूसरी क्या थी जिसमें सी नहीं था, सिर्फ जावा लिखा हुआ था। तो वो जो जावा है वो उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे, वो भी कीवर्ड है, उस फाइल का नाम है जावा, और एक स्पेस देने के बाद अब हम यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं देंगे क्योंकि ये जावा जो है ये एग्जीक्यूशन मोड है, ये इसका रन टाइम एनवायरनमेंट है, और ये जो है सिर्फ क्लास फाइल को उठाता है, और अंडरस्टूड बात है कि क्लास फाइल को उठाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जावा के बाद एक स्पेस देके और अपनी उस फाइल का नाम, सिर्फ नाम लिखना है, एक्सटेंशन नहीं लिखना है। तो हम लिखेंगे XYZ। तो ये कौन सी फाइल को उठाएगा, डॉट क्लास फाइल को। अच्छा, ये डॉट क्लास फाइल होती क्या है, अब ये भी देख लेते हैं। डॉट क्लास फाइल वो फाइल होती है जो कंपाइलर हमारी कोडिंग को चेक करने के बाद, उसके सिंटैक्सेस वगैरह, उसकी सारी चीज़ें देखने के बाद कि हमने कोड सही लिखा है, तो वो अपने पास से उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और एक फ़ाइल क्रिएट करके रख देता है उसी जगह पे जहाँ पे हमारी वो जावा फाइल पड़ी हुई थी, उसी फोल्डर में, उसी जगह पे डॉट क्लास नाम की फ़ाइल है। ये डॉट जावा थी जो हमने बनाई थी, और डॉट क्लास फाइल है जो कि जावा के कंपाइलर ने बनाई थी। नाम वो वही देगा जो हमने अंदर मेंशन किया होगा। डॉट क्लास फाइल उस नाम से बनती है जो हमने कोडिंग के अंदर मेंशन किया होता है, बाहर के नाम को वो रीड नहीं करता, सिर्फ कंपाइलेशन के लिए उस फाइल को उठाने के लिए रीड कर सकता है, लेकिन बाइट कोड में कन्वर्ट करते वक्त वो वाला नाम मेंशन करता है जो हमने कोडिंग के अंदर लिखा था। और अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पब्लिक कीवर्ड लगाने के बाद हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि हम वही नाम रखें, अंदर भी और बाहर भी सेम नाम रखेंगे,
तो हमारी फ़ाइल कंपाइल होगी, वरना ये एरर दे देगा। एरर कौन से बताए थे मैंने, ये वाला यहाँ पे अगर एरर देता है तो वो होते हैं कंपाइलेशन एरर, और जब जावा की एग्जीक्यूशन करते हैं उस टाइम पे अगर कोई एरर देता है तो वो होते हैं रन टाइम एरर। ठीक है, कंपाइलेशन के वक्त होते हैं वो कंपाइलेशन एरर है, और एग्जीक्यूशन के वक्त जो होते हैं वो रन टाइम एरर होते हैं कि हमने कोडिंग तो सही लिखी थी लेकिन उसके अंदर किसी लॉ को तोड़ दिया था। ठीक है, जो जावा का जो बैक स्टेज पे जो उसके लॉ चल रहे हैं, जो उसके जिसे हम कहेंगे जो पाबंदियां हैं, हमने अगर उनको ब्रेक किया तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि हमें रन टाइम पे एरर दे देगा कि भाई ये चीज़ आप नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ अलाउ नहीं है। कोडिंग में कोई एरर नहीं था लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हमने कंप्लीट, जो कि एग्जीक्यूटेबल है। पिछली वीडियो में जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो एग्जीक्यूटेबल नहीं था। एग्जीक्यूशन के लिए लाजमी शर्त है कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर मेन का मेथड इंक्लूड करना होगा। राइट, अब वो इंक्लूड करना मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बाद में मैं कहूँगा ओवरराइड करना। तो वो कैसे होगा, जब उसका वक्त आएगा तो जब आपको बताऊँगा कि ये ओवरराइडिंग क्या होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही समझ लें कि ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया मेन के मेथड की वजह से। जब तक मेन का मेथड नहीं होगा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइल हो सकता है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। राइट, तो ये प्रोग्राम को आप प्रैक्टिस करेंगे। और अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता, कोई डॉट मिस्टेक कर देता, कोटेशन वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ की, सेमीकोलन लगाना भूल जाता या ब्रैकेट बंद करना भूल जाता, तो यहाँ पे हमें वो कंपाइलेशन के टाइम पे एरर देता। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दूँ, कंपाइलर उसको छोड़ देगा। किस शर्त के ऊपर, हम दोबारा कोडिंग के अंदर चलते हैं, नोटपैड को दोबारा आप देखें, खोलें, यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक क्लास XYZ, इसको एंटर मार के नीचे लाएं। अब ऊपर यहाँ पे आप लगाएंगे डबल स्लैश, और उसके बाद आप यहाँ पे अपने कोई भी एक बात लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ स्टेप 1। राइट, तो ये जो डबल स्लैश है ना, ये कहता है कि इस वाली लाइन को कंपाइलर साहब आप मत देखिएगा, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कमेंट्स। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में कमेंट्स डाल दिए और ये सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए है। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको डबल लाइन, बल्कि इसी में ही डाल के दिखा देता हूँ। तो ये डबल स्लैश याद रखिएगा, इस सिंगल लाइन के लिए। डबल लाइन के लिए आप स्लैश के बाद एक स्टैरिक लगाएं, एक स्लैश इसमें से कम कर दें और इस लाइन को एंटर मार के नीचे ले आएँ, दिस इज़ स्टेप 1 को। और दूसरी लाइन में आप लिखेंगे कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। दूसरी लाइन में आप ये लिख दें COMPLETE एग्जीक्यूट EXECUTEABLE एग्जीक्यूटेबल और प्रोग्राम। उसके बाद एंटर मार के हम नीचे आ गए और यहाँ पे हमने जो है अब लगाना है स्टैरिक पहले लगाना है और स्लैश बाद में। ऊपर हमने स्लैश पहले लगाया था, स्टैरिक बाद में, अब नीचे लगाना है स्टैरिक पहले और स्लैश बाद में। ठीक है, तो ये हमारे मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो गए। अब ये जितना एरिया इनके अंदर आ रहा है, यहाँ पे मैं 10 लाइनें भी लिख सकता हूँ, 50 लाइनें भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो स्लैश और स्टैरिक है इसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है ये इतना हिस्सा इसको कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा। ये हमारे कमेंट्स बन गए। राइट, तो कंपाइलर अब इसमें हम कुछ भी लिख देंगे उनको ना रीड करेगा ना उसके ऊपर कोई एरर देगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कमेंट्स बना लेंगे। इसको कमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये स्टेप 1 था, अपनी याददाश्त के लिए, अपने समझने के लिए, यानी आप लोगों को समझाने के लिए कि ये था हमारा स्टेप 1 और पूरे रूल्स के साथ, पूरे उसके रेगुलेशंस के साथ, पूरे उसके लॉ के साथ एक प्रोग्राम मैंने कंप्लीट किया और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक जॉब भी दी और उसको एग्जीक्यूट भी किया है।
तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल था, पिछली वीडियो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल नहीं था। उसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको एक एरर दे देगा एक्सेप्शन थ्रेड मेन का, राइट। तो वो जब एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम तो उस वक्त उसको सीधा जाना पड़ता है मेन के अंदर। वो देखता है कि इसमें मेन का मेथड है या नहीं है। अगर प्रोग्राम में मेन का मेथड नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा का एनवायरनमेंट जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो आपको एरर दे देगा और वो होगा रन टाइम एरर, राइट। कंपाइलेशन एरर और रन टाइम एरर के फ़र्क को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।